जय हिंद। एक आईएएस अधिकारी पर उनके कृत्यों की वजह से कई तरह के सवाल खड़े हुए। सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हुआ कि क्या वो अपने इन कृत्यों के बाद नौकरी से सीधा डिसमिस हो जाएंगी। इसके साथ ही और भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। क्या उनके द्वारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट किया गया या फिर और सर्टिफिकेट सबमिट किए गए उसमें उन्होंने कोई फेरबदल किया, क्या उनकी गलती थी या गलती नहीं थी, क्या मीडिया ट्रायल चलाया गया या नहीं चलाया गया, इसको लेकर बड़े स्तर पर सवाल खड़े हुए। वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर यूपीएससी द्वारा एफआईआर दर्ज करवा दी गई और साथ में कहा गया कि उन्होंने गलत आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए जितने चांस यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए मिलते हैं उससे ज्यादा चांस का इस्तेमाल किया। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में अपना कॉमेंट देना ना भूलें। और अगर इस पूरे केस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें। इस केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा महाराष्ट्र, जहां पर पुणे में तैनात एक आईएएस ऑफिसर अपनी ड्यूटी के लिए प्रोबेशनर के तौर पर दफ्तर को ज्वाइन करती है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वो दफ्तर ज्वाइन करने से पहले ही वहां पर एक कर्मचारी को मैसेज करने लगती हैं और अपने लिए बेसिक एमेनिटीज की डिमांड करने लगती हैं। वो कथित तौर पर कहती हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे दफ्तर चाहिए, रहने का क्या इंतजाम किया गया है, और इस तरह की बातें वो उस कर्मचारी से कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक करती हैं। अब इसके बाद ये कर्मचारी जो है कुछ हद तक जवाब नहीं दे रहा था, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, मगर ये आईएएस अधिकारी कथित तौर पर बार बार उनसे ये सवाल कर रही थी। जिसके बाद फाइनली ये अधिकारी वहां पर ज्वाइन करती हैं। उनको जो जो उनकी एंटाइटलमेंट बनती थी वो प्रोवाइड किया गया, मगर कई चीजें जो उनके द्वारा मांगी जा रही थी वो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उन्हें नहीं दी गई। अब इसके बाद होता क्या है, उनसे सीनियर एक एडिशनल कलेक्टर लेवल के अफसर अपने दफ्तर से निकलकर सरकारी काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं। अब जैसे ही वो दफ्तर से बाहर निकलते हैं तो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये महिला आईएएस अधिकारी उनके दफ्तर में जाकर बैठ जाती हैं। वहां पर अपना फर्नीचर रख देती हैं, नेम प्लेट को बदलकर अपने नाम की नेम प्लेट लगा लेती हैं और इसके साथ ही वहां पर स्टाफ के एक कर्मचारी को बुलाकर कहती हैं कि मुझे पेपर वेट से लेकर जितनी भी स्टेशनरी का सामान है, लैंडलाइन फोन है और भी जितनी भी सुविधाएं एक दफ्तर में होती है वो सारी मुझे मुहैया करवाई जाए। अब इसके बाद स्टाफ भी ये सब कुछ देखकर हैरान था, क्योंकि उनके सामने ऐसा पहली बार हो रहा था। अब जब ये सब कुछ हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नोटिस में ये सारी बात, पूरा वाक्या, पूरा केस आया। उन्होंने सीधा चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा और लेटर में लिखा कि इस प्रोबेशनर को यहां से ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके बाद उस प्रोबेशनर को पुणे से वाशिम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसी बीच कुछ और बातें निकलकर मीडिया में सामने आती हैं, कई चीजें निकलकर आती हैं जिसमें कि इस आईएएस प्रोबेशनर द्वारा अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट, जो हैंडीकैप्ड कोटे का सर्टिफिकेट दिया गया और इसके साथ ही और भी कई तथ्य जो पेश किए गए उन्हें लेकर सवाल खड़े किए गए। अब जब इस मामले ने ज्यादा तूल पकड़ा तो इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई, 1 मेंबर इंक्वायरी कमेटी, जिसे 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। 2 सप्ताह अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि इतने में यूपीएससी द्वारा एक एफआईआर इस आईएएस ट्रेनी, इस आईएएस प्रोबेशनर के खिलाफ करवा दी जाती है। एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दिल्ली पुलिस में दर्ज करवाई जाती है और इसके साथ ही यूपीएससी द्वारा यह भी कहा जाता है कि इस आईएएस प्रोबेशनर के द्वारा सर्विस में आने के लिए जितने अटेम्प्ट्स होते हैं उससे ज्यादा अटेम्प्ट्स का इस्तेमाल किया गया। अब इस पूरी घटना के बाद सवाल ये खड़े हुए कि क्या आईएएस प्रोबेशनर को नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा, क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। दरअसल ऐसा जरूर हुआ है साल 1980 के दशक में। 1980 के दशक में एक लड़के द्वारा आईएएस क्रैक करके लवासना में एक्सेस लिया जाता है, या फिर यूं कहें वो ट्रेनिंग के लिए लवासना में जाते हैं। अब ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद जो ट्रैकिंग का एक इवेंट होता है, या ट्रैकिंग कह लीजिए एक एक्सरसाइज होती है, वो आईएएस प्रोबेशनर्स को करवाई जाती है। तो उस समय भी ट्रैकिंग के लिए अलग अलग जगह इन आईएएस प्रोबेशनर्स को रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर लेकर जाया जाना था।
अक्टूबर 1 अक्टूबर का दिन था जिस दिन एक घटना घटित होती है। कथित तौर पर इनमें से एक आईएएस अधिकारी वहां पर शराब पी लेता है या कहीं मदरापान कर लेता है। अब शराब पीने तक तो ठीक था, मगर उसके बाद ये आईएएस अधिकारी दो महिलाओं के साथ बदतमीजी करने लगता है। बदतमीजी इस कदर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बढ़ी कि उसने पिस्टल को लोड कर दिया महिला आईएएस अधिकारी के ऊपर। जब महिला आईएएस के ऊपर पिस्टल को लोड किया गया तो उस समय उन्हें भी काफी गुस्सा आया, उन्होंने भी जवाब में कुछ बातें कही और इसके बाद लिखित में इस आईएएस अधिकारी की कथित तौर पर शिकायत कर दी गई। और जब शिकायत डायरेक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने इस चीज को काफी गंभीरता से लिया और 1 अक्टूबर को हुई इस घटना के लिए 28 अक्टूबर को डायरेक्टर द्वारा कथित तौर पर एक लेटर लिखा जाता है कि इस आईएएस अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ना सिर्फ लेटर सीनियर अधिकारियों को लिखा गया, इसके साथ ही नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में उनके हेड को भी एक लेटर लिखा गया और पूछा गया कि ये कैंडिडेट आपके यहाँ कैडेट के तौर पर रह चुका है, इसका कंडक्ट आपकी एकेडमी में किस तरह का रहा था। उन्होंने भी अपना रिस्पॉन्स इस लेटर पर दिया। कई जगह लेटर लिखे गए और ट्रेनिंग एकेडमी के डायरेक्टर ने इतनी गंभीरता से इसे लिया कि उन्होंने आखिर में यहां तक कह दिया कि अगर इस आईएएस प्रोबेशनर को नौकरी से बाहर ना किया गया तो मैं छुट्टी पर चला जाऊंगा। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जब ये सब कुछ हुआ तो फाइनली इस आईएएस प्रोबेशनर को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब फाइनली होता यह है कि इस आईएएस अधिकारी को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब फिर इस आईएएस अधिकारी के मामले में सवाल ये खड़े हुए कि क्या उन्हें नौकरी से बाहर किया जा सकता है। जवाब है जी हाँ, कोई भी सिविल सर्वेंट है, उसको अगर उसका कंडक्ट नौकरी के अनुरूप नहीं है तो उसे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। आर्टिकल 311 संविधान में एक ऐसा प्रोविजन है जिसे माना जाता है कि वो सिविल सर्वेंट्स के बचाव के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है, ताकि कोई भी सिविल सर्वेंट को ऐसे ही नौकरी से ना निकाल सके बिना किसी बेस के। अब आर्टिकल 311 का अगर सबसेक्शन 1 देखें तो वो क्या कहता है। वो कहता है कि नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय either of an all India service or a state government shall be dismissed or removed by an authority subordinate to the on that appoints him। यानी कि किसी भी सिविल सर्वेंट को सिर्फ उसी अथॉरिटी के द्वारा हटाया जा सकता है जो अथॉरिटी उसे अपॉइंट करती है। आईएएस ऑफिसर के केस में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही नौकरी से हटा सकते हैं। आर्टिकल 311 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है। वो कहता है कि नो सिविल सर्वेंट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस। यानी कि अगर किसी भी सिविल सर्वेंट को नौकरी से हटाया जाना है तो उसे हटाए जाने से पहले एक इंक्वायरी बैठाई जाएगी। इंक्वायरी में उस व्यक्ति को पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का और फाइनली अगर उसे दोषी पाया जाता है तो नौकरी से उसे हटा दिया जाएगा। अब आर्टिकल 311 के तहत जो प्रोटेक्शन है वो सिविल सर्वेंट्स को दी गई है जो कि केंद्र सरकार में काम करते हैं, ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स को दी गई है। इसके साथ ही सिविल सर्विस जो स्टेट की है, पीसीएस अधिकारी जो होते हैं उनको दी गई है। इसके साथ ही जो लोग यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में सिविल पोस्ट पर काम करते हैं उनको भी इसमें प्रोटेक्शन दी गई है। पर साथ ही डिफेंस में काम करने वाले जो पर्सनल हैं उनको इसमें कोई रियायत नहीं दी गई है, उनके लिए एक्ट बिल्कुल अलग से बना हुआ है। बहरहाल इस पूरे मामले में हम ये कह सकते हैं कि आईएएस अधिकारी द्वारा अगर गलती की गई है तो उन्हें पूरी सजा दी जाएगी प्रावधानों को फॉलो करते हुए, और अगर गलती नहीं हुई है तो सजा देने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। ऐसे केसेस में यह भी कहा जाता है कि द मॉरल्स ऑफ द सर्विसेज आर एज इंपॉर्टेंट एज रनिंग द गवर्नमेंट। यानी कि एक सिविल सर्वेंट के जो मॉरल्स हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, वो काफी ऊंचे होने चाहिए। अब इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है। कई बार कुछ लोग उच्च पद पर आसीन होने के बाद ये समझने लगते हैं कि हमारे ऊपर कानून या डिसिप्लिन नाम की कोई चीज काम नहीं करेगी। इस मामले में सच्चाई क्या है उसका फैसला रिपोर्टिंग अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट्स करेंगी। मगर अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसमें एक चीज साफ है कि अगर अनुशासन कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट में रहते हुए भंग करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और अगर अनुशासन को भंग नहीं किया जाएगा तो वो ईमानदारी के साथ
अपनी नौकरी को, अपने कर्तव्य का निर्वहन तो कर ही सकता है, इसके साथ ही वो देश को आगे बढ़ाने में भी बड़ा योगदान दे सकता है। जय हिंद।